हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका 10th क्लास में। फाइनली 9th की सारी मशक्कत करते हुए आप आ ही गए 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है आप लोगों के लिए। ट्विस्ट कुछ ऐसा है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुए थोड़ा सा समय हो चुका है ऑलरेडी, है ना। आपके जो सीनियर्स हैं वो ऑफलाइन एग्जाम भी दे चुके हैं, तो अब हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है ना। अब खत्म हो चुका है, अब कोरोना वगैरह भी नहीं आ रहा है, तो इस बार जो तैयारी होनी है बोर्ड्स की वो एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से होनी है। क्यों भाई? क्योंकि अब क्या है ना, ये 2-3 साल से जो सारी गड़बड़ चल रही थी तो उसमें कोर्स जो है वो काफ़ी कम कर दिया था। टर्म 1 टर्म 2 वाली स्थिति जो है वो चालू हो गई थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो टर्म 1 नो टर्म 2, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो पुराना पैटर्न चला करता था वैसा ही पैटर्न हमारा चलेगा। सिलेबस भी काफ़ी हैवी होगा। आपके पूर्व जो सीनियर्स रह चुके हैं उन्होंने कुछ 23-24 चैप्टर्स का एग्जाम जो है वो दिया था, लेकिन आप लोगों को थोड़ी उनसे तो सुविधा है। हमारे पास जो है वो टोटल 21 चैप्टर्स है करने को आपके जो पूर्व सीनियर्स है वो तो 7 चैप्टर में निपट के चले गए बढ़िया से, एकदम 7 चैप्टर, और जिसमें भी बहुत हल्ला हुल करके गए हैं। लेकिन ठीक है, ज़्यादा समय तक पढ़ भी नहीं पाए थे ना, एकदम टीचर्स के साथ में कॉन्टैक्ट भी नहीं बन पाया था। लेकिन अभी हमको किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि छुट्टी लग जाएगी, कि स्कूल बंद हो जाएंगे, कि एग्ज़ाम डिले हो जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छे से बस ये सोचना है कि हमको पढ़ाई करनी है बढ़िया से। और ये 21 चैप्टर अभी लग रहे होंगे कि ज़्यादा है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। और मैं कह रही हूँ बहुत ईजी है। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी ना आपको मज़ा आएगा। और सोशल साइंस में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कहानी जैसे सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, है ना। हमको कुछ रटना नहीं है, हमको कुछ फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, हमको समझनी है कहानी। क्योंकि सोशल सामाजिक विज्ञान यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे जो भी चीज़ें होती है उसका हम ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपकी नानी दादी या कोई भी कहानियां सुनाती है तो आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं? आपको बोरिंग लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो अगर आप उनकी कहानियों को इंटरेस्टिंगली सुनते हो तो बस मैं भी आपको वैसे ही कहानी सुनाऊंगी और खूब इंटरेस्टिंगली हम पूरा का पूरा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे डेट्स वगैरह को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना कि मैम हिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर इतना सारा हम कैसे लगेंगे। तो लिखने या इन सारी चीज़ों की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम जो है वो हम चलेंगे। पहले अच्छे से कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, है ना। सारे कंसेप्ट्स हमको जब समझ में आ जाएंगे तब हम क्वेश्चंस के ऊपर गुलांटी मारेंगे, है ना। तब हम डेट्स के ऊपर गुलांटी मारेंगे, तब हम अलग अलग चीज़ें जो भी हमारे पेपर में आने वाली है उसके ऊपर गुलांटी मारेंगे। अभी आपको इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी एकदम खुले दिलो दिमाग से, खुले हाथों से सिलेबस का स्वागत करो, है ना। पेपर पैटर्न का स्वागत करो। 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है जैसा पहले हुआ करता था। ऑल्दो अभी जो पिछले आपके बच्चे गए हैं, यानी आपके सीनियर्स गए हैं, हमारे बच्चे गए हैं, तो उन्होंने तो 2 घंटे में ही निपटा दिया था। 2 आवर्स का उनको टाइम था क्योंकि सिलेबस कम था। लेकिन हमारे पास में 3 घंटे का टाइम हमको अलॉटेड है। एग्जाम जो है वो आपका 3 आवर्स का होने वाला है। साथ ही साथ में जो आपके पेपर का मार्किंग होगा वो 80 में से होगा, है ना। जैसे पुराने वाले तो 40-40 में निपट गए, अब नहीं है। हमारा 80 मार्क्स का होगा और बाकी जो 20 नंबर है वो भी हमको सिक्योर करने हमारे क्लास के परफॉर्मेंस से। हमारे क्विज है, हमारे लॉक्यूशंस हैं, हमारे डिबेट्स हैं, हमारी होमवर्क है, हमारी जो कॉपी वगैरह चेक होती है, है ना, हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क है, इन सब की मार्किंग जो है वो 20 में होगी। बाकी 80 पूरे के पूरे आपके हाथ में है, इन 3 घंटों के हाथ में है ना। तो हमको तैयारी उसी तरीके से करनी है। सभी में से चारों सब्जेक्ट में से आपको 20-20 मार्क्स का आने वाला है। चारों सब्जेक्ट्स कौन से हो गए? हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, अपना सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या क्या किताबों के नाम है ये, है ना। सभी चीज़ से इंट्रोड्यूस करा दूं। किताब का नाम है हमारा इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, दैट इज हिस्ट्री। कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, दैट इज ज्योग्राफी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, दैट इज सिविक्स, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हो। साथ ही में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अब इनके आगे 2-2 इसलिए लिखा है क्योंकि सेम चीज़ 9th क्लास में आपकी 1-1 होती है। यहाँ पर हमारी जो हिस्ट्री है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप समझ सकते हो। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म का राइज, इंडिया में नेशनलिज्म, है ना, प्रिंट कल्चर वगैरह सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे।
क्लियर है, समझ में आया। ये पीरियड्स वगैरह हैं कि एक गाइडलाइन दी हुई है कि इतने पीरियड्स में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो फिर टीचर आपके स्कूल वाले जो है उनके हाथ में। यहाँ पर तो हम वीडियो वाइज चलेंगे बढ़िया से, है ना, और सब कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 की। तो अपनी जो किताब है माननीय सम्माननीय, उसको खोल लिया जाए, उसका इंडेक्स खोल लिया जाए, और जो जो मैं चैप्टर के नाम बता रही हूँ उनको टिक कर लो। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको टिक मार लो, आने वाला है। नेशनलिज्म इन इंडिया आने वाला है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आने वाला है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आने वाला है। एंड प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड भी आने वाला है। तो कुल मिला के आपके 5 चैप्टर्स है और पांचों चैप्टर्स आपको आने वाले हैं पूरे तरीके से। कहीं कहीं हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट डिलीटेड है, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करने वाले कि क्या डिलीटेड है, क्योंकि वो कुछ थोड़ा ही पोर्शन डिलीटेड है, प्लस कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं उनको लेकर कि डिलीटेड है लेकिन बुक में दिए हुए हैं, जो बुक में दिए हुए हैं वो डिलीटेड नहीं है, ऐसा कुछ 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 लफड़ा है उसका। तो अभी हमको उनका ध्यान नहीं देना। ध्यान इसलिए नहीं देना क्योंकि वो डिलीटेड तो है इन द सेंस वो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना चैप्टर को तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए। जब आपको पूरा चैप्टर पता होता है तभी आपको आंसर राइटिंग वगैरह भी अच्छे से बन पाती है। उन पार्ट्स को हटाने से एज सच एग्जाम में भले आपको ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा पार्ट आपका कम हो गया आंसर वगैरह के लिए, तो वो हम तब की तब देखेंगे, लेकिन हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए पूरे चैप्टर को समझना जरूरी होता है कि आखिर इस चैप्टर में कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो उसमें अगर आप एक भी टॉपिक मिस करोगे तो फिर वो कहना क्या चाह रहे हैं पकड़ में नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया है ना, नेशनलिज्म कैसे बना, रिवॉल्यूशन कैसे आया, जर्मनी और इटली में कैसे मेकिंग हुई, नेशन को कैसे विजुअलाइज किया गया, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म क्या क्या है, ये आपके टॉपिक्स हैं जो इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, वहीं नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, फिर डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, मतलब अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग जगह पर कैसे कैसे काम हुआ वो सारा है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी है, सभी है। ठीक है, वहीं हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी, इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी, सब है। इसमें भी जो है वो सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इंक्लूडेड हैं ही, और प्रिंट कल्चर में भी इंक्लूडेड है। तो अभी हमको क्या ध्यान देना है, मेन काम हमको क्या करना है कि आप इन 5 चैप्टर को टिक कर लो हिस्ट्री में से कि 5 चैप्टर हमको आने वाले। ठीक है, एकदम खुश हो जाओ। तो 5 तो हमारे किससे हो गए, हिस्ट्री से हो गए, है ना। अब ज्योग्राफी हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी से कितने चैप्टर हमारे आ रहे हैं। ज्योग्राफी में आ रहा है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पूरा टिक कर लो, है ना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको आ रहा है, पूरा टिक कर लो। वाटर रिसोर्सेज भी आ रहा है, टिक कर लो। एग्रीकल्चर आ रहा है, टिक कर लो, है ना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आ रहा है, टिक कर लो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रहा है, टिक कर लो। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी आ रहा है, टिक कर लो। तो कितने मैम टिक कर लो करते करते आपने तो 7 टिक करा दिए, मैं क्या कर सकती हूँ। आगे से ही टिक करने के लिए बोला है, बहुत इजी है। मतलब इसमें से मैं बता रही हूँ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो बेचारा बहुत दिन से अटका हुआ था, ले ही नहीं रहा था इसको कोई, लेकिन अब ले लिया है ना। बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। 1-2 चैप्टर जैसे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थोड़े से लेंदी है, लेकिन वो भी पढ़ोगे ना जब आप, जैसे कई बार हमको देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन होता कंसेप्ट बहुत छुट्टू सा है, जैसे छुट्टू सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, परेशान मत होना, बस बन जाएगा, है ना। अब 7 चैप्टर इसमें से आ गए। अब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स की बात करें तो इसमें से क्या क्या आ रहा है, पावर शेयरिंग को टिक लगा लो, है ना, बुक खोल लो, टिक लगा लो पावर शेयरिंग को। फेडरलिज्म को भी टिक लगा लो, पूरा आ रहा है। ठीक है, अब जो तीसरा चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसको क्रॉस कर दो, वो नहीं आ रहा है। क्या खुशी है, क्या खुशी है, वो नहीं आ रहा है ना। चौथा जो है वो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आ रहा है। अब कुछ कुछ डब्बे इन्होंने बीच में छोड़े हुए हैं, वो सब अपन छोड़े की तो बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, आप तो ये सोचो कि आ रहा है ना, बहुत ही माइनर सा पार्ट डिलीट है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रहा है इसमें, जो 5th चैप्टर है आपका इसके बाद वाला, उसको छोड़ा गया है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स वाला चैप्टर। 6th चैप्टर आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है। फिर जो लास्ट वाला चैप्टर है
चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वो नहीं है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 चैप्टर किस में से आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से आ रहे हैं। तो ये कितने हो गए, 17 चैप्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट में से कितने बच रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स में से। एक तो डेवलपमेंट पूरा आ रहा है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, 4 तो ये आ ही रहे हैं, है ना। कंज्यूमर राइट्स वाला जो लास्ट वाला आपका चैप्टर है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वो पिछले बार भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए था। तो आपके इसमें से आ रहे हैं कितने, 4 चैप्टर। तो कितने हो गए हमारे, बराबर कुल मिला के 21 चैप्टर जो है हमको इनकी बढ़िया से तैयारी करनी है। प्रोजेक्ट वर्क भी मिस नहीं करना है अपने को, प्रोजेक्ट वर्क जो है ये भी हमको अच्छे से करना ही है, वो तो आप स्कूल में कर ही लोगे, है ना। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपको चिंता नहीं करना है ना। आपका काम ये चिंता नहीं करना है, बस सिलेबस को ध्यान में रखो कि ये आने वाला है। वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स के रिलीज हो चुके हैं, तो आप अपने लेवल पे पढ़ना उनको शुरू कर दो, है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते जाना, हर टॉपिक वाइज वीडियो सुनते जाना, फिर एनसीईआरटी से रीडिंग लगाते जाना, पढ़ते जाना, एनसीईआरटी से रीडिंग लगाते जाना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं ज़रूर एग्जाम के लिए दे देती हूँ। एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमको बिल्कुल मिस नहीं करना। 1 to 1, लाइन बाय लाइन, टॉपिक टू टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर हमको दिमाग में रख के चलना है। अब उसको कैसे आसान किया जा सकता है वो आप मेरे साथ में बने रहोगे तो वो हम आसानी से कर ही लेंगे, है ना। इसमें मैप वर्क जो है वो भी आपके लिए होगा ही, तो मैप वर्क के लिए और ये जो डिलीटेड पोर्शन है इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो देख लेंगे। पूरा का पूरा आपके सारे चैप्टर में मैप वर्क जो दिया होता है ना वो अपने को नहीं करना होता है ना। कुछ गाइडलाइंस देती है सीबीएसई की, इसी में से मैप पूछा जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत ही हिस्सा होता है, तो वो हम देख लेंगे और उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग पे हमको शुरुआत से प्रैक्टिस करनी है। अगर टीचर होमवर्क दे रहा है तो ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब से उठाया, आंसर लिख लिया और सबमिट कर दिया। अभी मक्कारी करोगे तो कर लो, ठीक है, लेकिन फिर बाद में लोड बढ़ेगा। इससे अच्छा हर समय जैसे आपका चैप्टर क्लास में खत्म होते जा रहा है, मैम होमवर्क दे रही है, आपको आंसर लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कोशिश करो कि लिखो जितना अभी से लिखोगे, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है ना। अभी पिछले वाले जो बच्चे हैं उनसे बिल्कुल भी एडवाइस मत लेना, उनके चैप्टर्स कम थे तो वो एंड मोमेंट पर भी अगर उन्होंने पढ़ा था ना तो उनका हो गया था, लेकिन तुम्हारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनको शुरुआत से नहीं पढ़ते चलोगे तो फिर आखिरी में हमारे पास में इतना समय नहीं होगा कि हम सबको एकदम डिटेल में कवर करें। इसलिए जैसे जैसे क्लासेस में चैप्टर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप मेरे वीडियोस देखते जाओ, वैसे वैसे एनसीईआरटी सोल्यूशन करते जाओ। इतना अभी अपने एंड से कवर करते हुए रखना जैसे जैसे क्लास में होता जा रहा है। बाकी फिर हमको क्या क्या करना है वो सब आप चैनल पे बने रहोगे तो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा हमेशा से होता आया है, वो भी आपको अवेलेबल हम करवाते रहेंगे, ठीक है। हमको मेहनत शुरुआत से करनी है। देखो हर इंसान, सक्सेसफुल इंसान और अनसक्सेसफुल के बीच में एक ही छोटी सी माइनर सा लाइन का डिफरेंस होता है। अंतर ये होता है कि जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो डेली मेहनत करता है, और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई अनसक्सेसफुल हो भी जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये डेली मेहनत की कमी आती है ना। हमको डेली मेहनत करने की ज़रूरत है। भले आप 1 घंटा डेली पढ़ो, 2 घंटा डेली पढ़ो, कोई बात नहीं है, कोई लंबे लंबे घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रोज़ करो, ठीक है। तो कलेक्टिवली जो है वो आपका बहुत सारा अच्छा कुछ कवर हो जाएगा। और ऑल्सो सिर्फ सोशल साइंस ही सब्जेक्ट नहीं है ना, हमारे पास में तो बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, तो उनको भी हमको कवर करना है। इसलिए ध्यान में रख के चलना, शुरुआत से ही हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनाते रहना, बाकी तो हम हैं ही आपके साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका वेलकम टू द क्लास 10th। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, ज़िंदगी भर याद रखोगे आप क्लास 10th को, कोई नहीं भूलता अपनी 10वीं कक्षा, है ना। तो खूब मज़े भी करना, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना, बाकी तो सब हो ही जाना है, ठीक। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। सारा सिलेबस, सारी चीज़ें, आंसर, क्वेश्चन, मैप वर्क, टॉपिक, सब टॉपिक आपके 1 शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर, ताकि आपको कोई भी पैसा लेने देने की ज़रूरत ना पड़े। लेना ही अगर कुछ है तो बहुत सारा नॉलेज लीजिए और खूब लाइफ में एक्सेल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।